अगर यहाँ लोगों को भी लग रहा है कि ये चीन की साजिश है, पहले पाकिस्तान को बहकाना और अब बांग्लादेश को हाथों की कठपुतली बनाना, तो क्या इसे सही समझें? देखिए, हमको बांग्लादेश से ज्यादा अपेक्षा इससे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भी अंततः उसी विभाजन से निकला जिससे पाकिस्तान बना। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ और उसके बाद 1976 से चाइना और बांग्लादेश के सबसे मजबूत संबंध हुए। इस दौर में बांग्लादेश जो है वो चीन का सबसे बड़ा सामरिक भागीदार भी है। और यहाँ पर एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका कि जो शेख हसीना तेजी से अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाना चाहती थी और सेना का आधुनिकीकरण करना भी चाहती थी। तो भारत की जो कथित मित्र है शेख हसीना, उन्होंने लगातार चीन से सामरिक संबंध मजबूत किए और चीन से जो हथियार खरीदने की डील है, ये सब जो है इसमें शेख हसीना काफी हद तक जिम्मेदार रही है। दूसरी बात यह भी है कि बांग्लादेश को लेकर भारत को चिंतित इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि जो बांग्लादेश के पास हथियार है या जिस विमान की बात कही जा रही है वो चौथी पीढ़ी का विमान है और अब जो दौर चल रहा है वो पांचवी पीढ़ी से छठी पीढ़ी तक पहुंच गया है। तो चीन से बांग्लादेश से हमको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश से जिस बात से भारत को चिंतित होना चाहिए वह है बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देखिए, जब जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता रही है वहां पर भारत का विरोध हुआ है। और यदि वहां पर राजनीतिक दलों के बजाय सैन्य तानाशाही आ जाती जैसे इरशाद के दौर में आई थी, तो फिर तो उस देश का इस्लामीकरण हो जाएगा। तो कैसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार भंग हो, कैसे तुरंत से जल्दी से चुनाव हो और कैसे एक लोकतांत्रिक सरकार आ जाए, क्योंकि यदि लोकतांत्रिक सरकार बांग्लादेश में काम करेगी तो भारत सही तरीके से उस पर दबाव डाल पाएगा। इसलिए भी क्योंकि बांग्लादेश भारत पर आर्थिक रूप से भी पूर्ण निर्भर है और सामरिक तौर पर पूर्ण निर्भर है, क्योंकि तीन ओर से जो पूर्वोत्तर राज्य वहां से घिरा है बांग्लादेश और चौथी ओर म्यांमार और समंदर है। तो बांग्लादेश की सप्लाई लाइन जो है वो भारत से ही चलती है। वो चाइना के पक्ष में दिखता रहे, पाकिस्तान के पक्ष में दिखता रहे, लेकिन बांग्लादेश की जो सरकार है वो इस बात को बखूबी जानती है कि आप हजारों किलोमीटर दूर लेकिन या डॉक्टर सैकड़ों ब्रह्मदीप, किलोमीटर। अगर जी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ये बात बखूबी जानती है तो फिर क्यों भारत के खिलाफ ये साजिशें बढ़ी, घुसपैठ की कोशिश भी हुई, सीमा पर अब जो मंदिर का निर्माण का काम चल रहा था उसे भी रोका गया, TB2 ड्रोन की तैनाती भी कर दी गई और अब अलग अलग तरीके से जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं चीन के साथ में डील कर रहा है फाइटर जेट की, अटैक हेलीकॉप्टर भी खरीदेगा, ये भी जानकारी मिल रही है। देखिए, बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो एक मोहरा है और मिस्टर यूनिस जिनको अंतरिम सरकार ने प्रधानमंत्री बना रखा है, देश का प्रमुख बना रखा है, उसको मोहरे की तरह जमात इस्लामी वो कट्टरपंथी संगठन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर या जो पाकिस्तान से विभाजन हुआ था उस समय ये लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे और इन्होंने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का विरोध भी किया था। तो अब जैसे ही अवामी लीग कमजोर हुई और अवामी लीग के नेता जब भाग खड़े हुए तो उन्होंने जो जमात इस्लामी नेता थे या जो हुजी के नेता है, जो अन्य आतंकी संगठन है, जो कट्टरपंथी संगठन है, जो मौलवी है, जो मुल्ला है, उन सब ने मिलकर सिर्फ एक मोहरा बनाकर रखा है मोहम्मद यूनुस को और वो उस सरकार को, उस सत्ता का संचालन कर रहे हैं जिसको सबसे ज्यादा जो शह मिल रही है वो ISI से मिल रही है, पाकिस्तान से मिल रही है। यही कारण है कि वो ये जो हरकतें हो रही है उनके द्वारा हथियार खरीदने की या वहां से जो एक जहाज आता है कराची से, आखिर अच्छे संबंध थे तो फिर 40 साल तक कोई जहाज पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों नहीं आया। तो ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है, कट्टरपंथी मौलवी है, लेकिन ये लोग पूरे बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ तक कि हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, उसमें अवामी लीग की छात्र इकाई भी, जिसमें मुस्लिम जो उदारवादी लोग हैं वो शामिल है। तो ये अभी सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ अल्पसंख्यक या भारत विरोधी तत्व है, वो भारत को मनोवैज्ञानिक तौर पर भारत पर मनोवैज्ञानिक लाभ लेना चाहते हैं या अपने आप को भारत को दबाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इनकी उम्र ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की नजर और भारत का प्रभाव बांग्लादेश में बहुत अच्छे से है और आने वाले समय में बांग्लादेश में आप यह देखेंगे कि वहां पर लोकतांत्रिक सरकार होगी और वहां का जो प्रधानमंत्री होगा वो भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होगा
बस वहां पर चुनाव समय पर हो जाने चाहिए। यानी चुनावों तक यानी कि मोहम्मद यूनुस के रहते हुए हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक 85 ईयर का करीब एक बुजुर्ग इंसान है जिसको मोहरा बनाकर रखा वहां के कट्टरपंथी संगठनों ने। और ऐसा जो कट्टरपंथी संगठन जिस भाषा में बात कर रहे हैं, आईएसआई के झंडे जो लेकर घूम रहे हैं, आईएसआईएस के झंडे लेकर घूम रहे हैं, उनको देशद्रोही नहीं कह रहे हैं। आप इस्कॉन के लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं। वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में अपने आप को बलिदान कर दिया, ऐसे करोड़ों हिंदू, आप उनको देशद्रोही कह रहे हैं। तो अभी कट्टरपंथियों का प्रभाव है, लेकिन यह कट्टरपंथियों का प्रभाव ज्यादा दिन इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि अब ट्रंप सत्ता में, ट्रंप जो है वो पदभार ग्रहण करने वाले हैं। और बांग्लादेश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, उनकी पूरी इकोनॉमी है जो, वो भारत के सहयोग से चलती है, वो विदेशों में जो निर्यात होता है उस पर चलती है। और यदि वहां पर कट्टरपंथी संगठन ऐसे ही करते रहे तो बांग्लादेश पर वैश्विक प्रभाव, वैश्विक प्रतिबंध लगने का खतरा होगा और फिर उसके हालात उत्तर कोरिया और ईरान तरीके हो जाएंगे। तो बांग्लादेश की कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ये नहीं चाहेगी आने वाले समय में 15-20 रोज या एक महीने में हालात सामान्य होंगे और ट्रंप का सत्ता में आना इस मामले पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। अच्छा, जब तख्तापलट हुआ था बांग्लादेश में, उस वक्त भी कुछ पाकिस्तान, क्योंकि जमाते इस्लामी का नाम भी सामने आ रहा था, पाकिस्तान का हाथ भी सामने आया और खबर ऐसी भी थी कि इसमें अमेरिका का भी हाथ था कि वहां तख्तापलट हुआ। अब ऐसे में जिस तरीके से अभी के हालात हैं, ऐसा लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल ये सिचुएशन हो ना जाए। इन सभी के बीच कुछ और सवाल हैं जो हमने पूछे लोगों के बीच में जाके, उन्हें एक बार दर्शकों को दिखा दें, फिर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। शेख हसीना के जाने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, जिसके अलग अलग सबूत हैं, अलग अलग वीडियोस हैं, घटनाएं हैं जो सामने आते रहते हैं। ये हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा कि क्या ऐसा है कि शेख हसीना के जाने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा। 87% लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, 11% कह रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं लगता, 2% कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ब्रह्मदीप, शेख हसीना का देश छोड़ जाना और उसके बाद हिंदुओं पर यह अत्याचार बढ़ जाना, इसे कैसे देख रहे हैं? और कई बार आपने कहा कि इलेक्शंस में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते फिर से पटरी पर आ जाएंगे, लेकिन फिर बात ये भी है कि कई बार चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं जो संभालने में आती नहीं। क्या इसके चांसेस दिख रहे हैं आपको कि कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें वक्त के साथ? दो चीजों पर गौर करने वाली बात है कि बांग्लादेश में शेख हसीना थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने वहां के कट्टरपंथियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथी इस प्रकार से हावी है कि वहां की धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी कट्टरपंथियों को प्रोटेक्ट करती रही है और शेख हसीना के दौर में भी हिंदुओं पर वहां पर हमले हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच चूंकि अल्पसंख्यकों के समर्थन से अवामी लीग की सरकार बनती रही है, इस कारण जो प्रशासन है उस पर सरकार का दबाव रहा और यही कारण है कि हिंदुओं पर खुले तौर पर अत्याचार नहीं हो पाते थे। लेकिन अब अवामी लीग के जाने के बाद वो प्रशासन जो सरकार के दबाव में काम करता था, उस प्रशासन पर अब कोई दबाव नहीं है। दूसरी बात कि क्या बांग्लादेश की स्थिति ठीक हो जाएगी? देखिए, जो मोहम्मद यूनुस है उन्होंने खुलकर जो है वो डेमोक्रेट का समर्थन किया था, मतलब उन्होंने बाइडेन का समर्थन किया था और उन्होंने ट्रंप का विरोध किया था। और इस बारे में उन्होंने कहा, ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। तो जो मोहम्मद यूनुस है वो खुलकर अमेरिका में ट्रंप का विरोध कर चुके हैं और इस कारण अभी जो सत्ता पलट हुआ था तब बाइडेन की सत्ता थी और भारत के इशारे के बावजूद यदि शेख हसीना की सरकार जाती है तो बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा लेगी। यह भारत ने चेताया था अमेरिका को, लेकिन अमेरिका के अपने राष्ट्रहित थे, अमेरिका के अपने सैन्य थे और उन्होंने भारत के जो सलाह की परवाह नहीं की। लेकिन अब जब ट्रंप आएंगे तो ट्रंप निश्चित तौर पर बांग्लादेश पर को इससे दबा देंगे, क्योंकि यदि बांग्लादेश में किसी भी प्रकार का कट्टरपंथ का उभार होता है, आईएसआईएस यदि उसका उभार होता है तो उसके कारण जो हिंद महासागर में अमेरिकी बेड़े हैं उन पर भी सुरक्षा का संकट गहरा सकता है। तो अमेरिका के इतने सारे हित और बांग्लादेश की जो रणनीतिक स्थिति है वो हिंद महासागर में बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल की खाड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता रहना जरूरी है और निश्चित तौर पर अमेरिका के आने के बाद, ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत और अमेरिका
जिस मुद्दे पर सबसे पहले कोई कदम उठाने वाले हैं वो बांग्लादेश में राजनीति की स्थिरता होगी और आने वाले समय में वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हालांकि जल्दी ट्रंप संपन्न के होंगे। जीतने के बाद शेख हसीना ने जब पोस्ट किया था उसमें उनके पोस्ट का जिक्र था। साथ ही साथ दिवाली के आसपास जो ट्रंप ने मैसेज किया था उसमें हिंदुओं पर हो रहे हमलों का जिक्र था। उन्होंने कहा था हिंदुओं के लिए सुरक्षित माहौल होना चाहिए। सब इंडिकेशंस हैं और इसीलिए ट्रंप से इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन डॉक्टर ब्रह्मदीप, अगर मैं देखूं कि अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही, यानी कि अमेरिका का से था इसीलिए बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, उसी अमेरिका से आते हैं जो बाइडेन, उसी अमेरिका से आते हैं अब ट्रंप, क्या ट्रंप के आने के बाद चीजें एकदम से स्टेबल हो जाएंगी या वक्त लगेगा? देखिए, ट्रंप जो है, बाइडेन जो है वो रुको और देखो की नीति पर चलने वाले नेता रहे। उन्होंने उनके लंबे समय के कार्यकाल पे इवन वो चुनाव इसीलिए हारे क्योंकि उन्होंने कोई डिसीजन अपने कार्यकाल में लिया ही नहीं, किसी निर्णय पर पहुंचे ही नहीं। लेकिन जो ट्रंप है, ट्रंप निर्णय लेने वाले राजनीतिक के माने जाते हैं। ट्रंप की जो छवि है वो ईरान पर प्रतिबंध लगाने की छवि रही है। ट्रंप एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने सारी चीजों को दरकिनार करके उत्तर कोरिया के तानाशाह से मिलना पसंद किया था। ट्रंप एक ऐसे नेता जो खुलकर कहते हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध तो रुकवा देंगे। वो खुलकर स्वीकार करते हैं कि उनकी जो है पुतिन से भी दोस्ती है और उनकी जेलेंस्की से भी दोस्ती है। तो अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली राष्ट्र का नेतृत्व जब एक ऐसा आक्रामक नेता करे जो कि निर्णय लेना जानता हो, तो फिर बांग्लादेश जो है वो तो बहुत छोटा देश है और बांग्लादेश को इसलिए भी अमेरिका की बात मानना पड़ेगी क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था किसी कारण से जिंदा है। तो इसलिए क्योंकि बड़ा जो कपड़ा मार्केट है वो यूरोप का बांग्लादेश का मार्केट जो है वो यूरोप में मिलता है और अमेरिका में बांग्लादेश को भी ये सोचना होगा कि भारत के बिना जो उसका काम है वो चलेगा नहीं। साथ ही साथ एक और सवाल है जो लोगों के बीच में जाकर हमने पूछा है, यानी कि सर्वे का हिस्सा है। एक और सवाल जो कि हमने बांग्लादेश को लेकर ही पूछा, हमने पूछा कि संत चिन्मय दास को बांग्लादेश में आखिर वकील क्यों नहीं मिल रहा है। ये तो तानाशाही हुई जहां पर वकील को पीट दिया गया और फिर कोई और दूसरा वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमने ऑप्शन रखे, कट्टरपंथियों की धमकी के चलते ऐसा हुआ है क्या, वकील के साथ मारपीट हुई इसीलिए ऐसा हुआ है क्या, या वकीलों को अब जान का खतरा सता रहा है। ये तीनों ऑप्शन हमने लोगों के बीच में रखे और इस पर क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है आप जानिए। 36% लोग कह रहे हैं कट्टरपंथियों की धमकी की वजह से ऐसा हुआ है। 11% लोग मान रहे हैं कि वकील के साथ जो मारपीट हुई है उसके बाद ये देखा जा रहा है, जबकि 53% लोग ये मान रहे हैं कि अब वकीलों को लग रहा है कि उनकी जान को खतरा है और इसीलिए कोई वहां चिन्मय कृष्ण दास का केस लड़ने के लिए तैयार है नहीं। हालांकि ब्रह्मदीप जी, इस बारे में आज जब हम बात कर रहे थे, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ में जुड़े हुए थे, हसन चौधरी, वो ये कह रहे थे जब वकील किसी का कुछ मिलता नहीं तो सरकारी वकील प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन बात तो फिर वही हो गई ना, मोहम्मद यूनुस की सरकार में ही चिन्मय दास की गिरफ्तारी हो गई, कोई वकील नहीं मिल रहा, किसी तरह से बेल नहीं मिल रही, और अगर सरकारी वकील आएगा तो काम तो वही करेगा मुश्किलें बढ़ाने का। देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में यही फर्क है। भारत में हम अफजल गुरु को भी वकील दे देते हैं, कसाब को भी वकील देते हैं। हम जीने की स्वतंत्रता के अधिकार का स्वागत करते हैं और न्यायालय की जो गाइडलाइन है, जो संवैधानिक गाइडलाइन, इसका पालन करते हैं। अब जब चिन्मय प्रभु जो है वो अदालत में पेश हुए थे, उस समय जो हंगामा हुआ था उसमें जो हिंदू वकील थे, 70 वकील थे तकरीबन चिन्मय प्रभु के साथ, उन पर भी कार्रवाई की है और उनको भी जेल में डाल दिया गया है। तो इस समय कट्टरपंथियों की धमकी जो आपने जो लोगों से पूछा है, लोगों ने स्वीकार भी किया है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की धमकी इस कदर से काम कर रही है कि लोग हिंदुओं के पक्ष में खड़े रहना ही नहीं चाहते और हिंदू नेता का तो वो समर्थन कर ही नहीं सकते। लेकिन ये समूची जो घटनाक्रम हो रहा है या जो समूची व्यवस्था जिस प्रकार से दुनिया के सामने आ रही है, उससे पता चल रहा है कि जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान के क्लोन की तरह काम कर रहा है। और यदि कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों के प्रभाव में ऐसा ही बांग्लादेश में होता रहा तो आने वाले समय में वो अफगानिस्तान और सीरिया बन जाएगा, जिसका इशारा चिन्मय प्रभु ने किया है। जी, यानी कि जो हालात हैं अगर वक्त रहते नहीं सुधरे तो फिर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। और हमने इससे पहले जो तस्वीरें देखी वो श्रीलंका की देखी हैं, अफगानिस्तान की देखी, अब बांग्लादेश में देख रहे हैं, कुछ यही हाल होता हुआ अब नजर आ रहा है। अगर इन फ्यूचर हालात सुधारने हैं तो इन्हें कंट्रोल करना होगा, ये घटनाएं रोकनी होंगी। बहुत शुक्रिया